क्या आप जानते हैं कि जब 1952 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ था तो पूरी दुनिया की मीडिया ने भारत का मजाक उड़ाया था। उनका कहना था कि अशिक्षित लोगों का यह देश लोकतंत्र कभी चला नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने न सिर्फ चुनाव करके दिखाया बल्कि कांग्रेस के एक छत्र राज और विपक्ष के संघर्ष का एक हिस्सा इतिहास रचा जो आज भी हैरान कर देता है। अगर बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाने हैं तो एक दल के प्रभुत्व का दौर और पहले 3 आम चुनाव का पूरा गणित समझना बेहद जरूरी है। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें क्योंकि टॉपिक 2 और 4 से हर साल 5 से 6 नंबर का प्रश्न सीधा पूछा जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे भारत की राजनीति जो कक्षा 12वीं की सेकंड बुक है। उसका अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसका हम पढ़ेंगे टॉपिक फर्स्ट लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती और पहला आम चुनाव। तो जिसे का पॉइंट पढ़ते हैं हम कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव कैसे हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद कई नव स्वतंत्र देशों ने गरीबी और सांप्रदायिकता से निपटने के लिए लोकतंत्र को टाल दिया और अलोकतांत्रिक सैनिक शासन अपनाया, परंतु भारतीय नेताओं ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद लोकतंत्र के मार्गों को चुना क्योंकि उनका मानना था कि राजनीतिक समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समस्याओं के समाधान का जरिया है। यानी जो उस समय कई देश स्वतंत्र हुए थे अंग्रेजों के शासन से, तो कई देशों ने अलोकतांत्रिक सैनिक शासन को अपनाया, परंतु भारत ऐसा देश था जिसने लोकतंत्र का रास्ता चुना और लोकतंत्र का मार्ग चुना और राजनीति को बढ़ावा दिया। तो प्रथम आम चुनाव के बारे में पढ़ते हैं कि प्रथम आम चुनाव की मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। तो विशाल मतदाता सूची, यानी जब भारत है वह विशाल जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पे कई मतदाता रहते हैं। उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से केवल 15% साक्षर थे। यानी जब भारत शुरुआत में स्वतंत्र हुआ था तब यह बहुत बड़ी समस्या थी कि साक्षरता तो भारत की बहुत कम थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो 17 करोड़ मतदाता थे जिसमें से केवल 15% ही साक्षर थे, तो यह बहुत बड़ी समस्या थी चुनाव के मामले में। अनोखा तरीका, कौन सा तरीका अपनाया प्रथम आम चुनाव में? अशिक्षित मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले अलग अलग मतपत्र और अलग अलग पेटियां रखने का अनूठा तरीका अपनाया। पहला चुनाव आयोग, तो जनवरी 1950 में भारत का पहला चुनाव आयोग गठित हुआ और सुकुमार सेन भारत के पहले चुनाव आयुक्त बने। विशाल आकार, 3200 विधायक और 489 लोकसभा सांसदों का चुनाव कराना था। लगभग 3 लाख से अधिक चुनाव कर्मियों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। यानी उस समय जो पूरे देश में 3200 विधायक थे जो अलग अलग राज्य की विधानसभाओं के होते हैं, और 489 लोकसभा सांसद थे जो भी अलग अलग राज्य में लोकसभा की सीटों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव का सफल आयोजन, तो पहला चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला। इसे आमतौर पर 1952 का चुनाव कहा जाता है क्योंकि यह 1952 तक चला था, 1952 में पूर्ण हुआ था। आलोचकों और विदेशी मीडिया क्या कहती थी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स व पश्चिमी अखबारों ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहा था, लेकिन भारत ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराकर पूरी दुनिया का मुंह बंद कर दिया। टॉपिक 2 है पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसा हुआ। तो 1952, 1957, 1962 के जो पहले 3 आम चुनाव हैं, तो इनका चुनाव परिणाम में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा। तो पहले आम चुनाव 1952 में जो सीट थी टोटल वो थी 489, जिसमें से कांग्रेस एकमात्र पार्टी को 364 सीटें प्राप्त हुई थी और सरकार कांग्रेस की बन गई। दूसरा आम चुनाव है 1957 का, तो इसमें टोटल सीट 494 हो गई, बढ़कर 489 थी पहले आम चुनाव में और अब बढ़कर 494 हो गई। तो एकमात्र जो कांग्रेस पार्टी थी उसे 371 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। जो तीसरा आम चुनाव 1962 का, उसमें टोटल सीट 494 ही थी, पर कांग्रेस को अब 10 सीटें घट गई थी, 361 प्राप्त हुई। चुनावी नतीजे और निरंतरता, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने लोकसभा के साथ साथ लगभग सभी राज्य विधानसभाओं में भारी जीत दर्ज की। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले सर्वमान्य और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने। तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अपवाद क्या हुआ कि केरल 1957 के चुनाव में हुआ अपवाद ये
कि 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने सरकार बनाई और ईएमएस नंबूदरीपाद मुख्यमंत्री बने। यह दुनिया में लोकतांत्रिक चुनाव से बनी पहली कम्युनिस्ट सरकार थी। हालांकि 1959 में केंद्र की कांग्रेस सरकार ने अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके इसे बर्खास्त कर दिया। तो यह जो अनुच्छेद 356 यह कहता है कि जब किसी राज्य की सरकार अपने राज्य में लोकतांत्रिक सरकार को चलाने में विफल हो जाए, यानी लोकतंत्र के खिलाफ हो जाए या लोकतंत्र सही से लागू ना हो, तब राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है और राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है। इसी प्रकार जो राष्ट्रपति शासन लागू करने के 3 अनुच्छेद हैं: 352 अनुच्छेद, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 कहता है कि जब युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हो, तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 356 अभी हमने पढ़ा कि जब किसी राज्य की सरकार राज्य को लोकतांत्रिक रूप से चलाने में विफल हो जाए, तब अनुच्छेद 356 लगता है। और इसी प्रकार एक है अनुच्छेद 360। यह अनुच्छेद कहता है कि जब राज्य दिवालिया हो जाए, यानी राज्य में साख की कमी आ जाए, राज्य गरीबी में दब जाए, राज्य में साख की कमी आ जाए, तब अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और जो बड़ी बड़ी निजी कंपनियां होती है उनसे उनकी जो संपत्तियां है वो छीन ली जाती है, ऐसा ही कुछ वगैरह होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस के प्रभुत्व के मुख्य कारण कौन कौन से थे। तो स्वतंत्रता संग्राम की विरासत, यानी जब कांग्रेस थी, वो इस पार्टी में दिग्गज बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने देश को आज़ादी कराने का सेहरा जिनके सिर पर बंधा हुआ था। तो कांग्रेस को स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्य वाहन होने का सीधा लाभ मिला। जनता इसे देश की आज़ादी दिलाने वाली पार्टी मानती थी। ये पार्टी थी, या इसने देश को आज़ाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए जनता ने इसे वोट दिए और कांग्रेस का प्रभुत्व कायम हुआ। सुसंगठित ढांचा, अंग्रेजों के जमाने से ही कांग्रेस का नेतृत्व गांव गांव तक फैला हुआ था, जबकि विपक्षी पार्टी अभी नहीं थी। यानी यह सबसे बड़ी पार्टी थी जो गांव गांव तक फैली हुई थी। सभी जो लोग थे, सभी जनता थी, वो कांग्रेस को पहचानती थी, जानती पहचानती थी, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला है पंडित नेहरू का कश्मीरी नेतृत्व। जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व अत्यंत लोकप्रिय और सर्वस्वीकार्य था। अगला है सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत। भारत की चुनाव प्रणाली में जिसे सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही जीतता है। तो यह प्रणाली भी जो कांग्रेस के प्रभुत्व के लिए मानी गई। उदाहरण है 1952 में कांग्रेस को केवल 45% वोट मिले थे, लेकिन चुनावी व्यवस्था के कारण उसे 74 सीटें मिल गई, 74%, क्योंकि गैर कांग्रेस वोट विभिन्न विपक्षी दलों में बांट दिए गए। तो बढ़ते अगले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक 3, एक सामाजिक और विचारात्मक गठबंधन के रूप में कांग्रेस। सामाजिक गठबंधन। तो 1885 में स्थापना के समय कांग्रेस केवल शिक्षित और शहरी अभिजात वर्ग का समूह थी। यानी जब 1885 में ए ओ होम द्वारा जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तब इसमें शिक्षित और शहरी अभिजात शहरी के जो लोग होते हैं उनका ही वर्ग इसमें शामिल था। लेकिन महात्मा गांधी के आगमन के बाद इसका दायरा बढ़ा। यानी जब से महात्मा गांधी कांग्रेस जो पार्टी थी, जो कांग्रेस समूह था, उसमें शामिल हुए, इससे किसान जिसका दायरा बढ़ गया, इसमें किसान, उद्योगपति, शहर के गरीब, ग्रामीण, उच्च जाति, निम्न जाति, हिंदू, मुस्लिम और विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग शामिल हुए। विचारात्मक गठबंधन। तो कांग्रेस के भीतर क्रांतिकारी, शांतिवादी, नरमपंथी, वामपंथी, दक्षिणपंथी और मध्य मार्ग के सभी समाहित थे। कांग्रेस एक ऐसे बड़े छत्ते की तरह थी जहां विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक साथ रहते थे। यानी जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत बड़ी पार्टी थी। इसमें बहुत समाज के लोग, बहुत अलग अलग धाराओं विचारधाराओं के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, सभी का सामूहिक रूप थी यह कांग्रेस पार्टी उस समय। गुटबाजी और सहनशीलता। सहनशीलता क्या थी इसमें?
तो कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत थी कि वह विरोधी गुटों को भी अपने अंदर समाहित रखती थी और बीच का रास्ता निकालती थी। आंतरिक गुट की पार्टी के भीतर विभिन्न धड़े या गुट आपस में प्रतिस्पर्धा करते थे। इससे फायदा हुआ कि असंतुष्ट नेता पार्टी छोड़कर जाने की बजाय पार्टी के अंदर ही अपनी बात रखते थे। इसलिए रजनी कोठारी जैसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री ने इस व्यवस्था को कांग्रेस प्रणाली कहा। फिर अगला है टॉपिक 4, विपक्षी दलों का उद्भव और उनकी भूमिका, यानी किस प्रकार विपक्षी दलों का उद्भव हुआ और उनकी भूमिका क्या रही। हालांकि पहले 3 आम चुनाव में विपक्ष बहुत कमजोर था, लेकिन इनसे भारतीय लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशलिस्ट पार्टी, तो इसकी स्थापना और नेता कौन थे? इसकी स्थापना हुई 1928 में बनी थी। इसके मुख्य नेता जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता, जो कि इसके प्रमुख नेता थे। इसकी विचारधारा क्या थी? तो यह लोकतांत्रिक समाजवाद में विश्वास रखती थी। इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की कि वह पूंजीपतियों और जमींदारों का पक्ष ले रही है, यानी ये इन्होंने आलोचना की कांग्रेस पार्टी की कि वह पूंजीपतियों, जिनके पास पूंजी है, धनी व्यक्ति है, उनका और जमींदारों का पक्ष ले रही है। अगला है भारतीय जनसंघ। इसकी स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा स्थापित हुई थी। विचारधारा, तो यह एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र का नारा इसकी विचारधारा प्रमुख थी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो ये जो भारतीय जनसंघ जो पार्टी बनी, इसके जो जड़ें हैं वो आरएसएस जो समूह है उसमें थी। फिर मुख्य मुद्दे क्या थे इस पार्टी के? तो भारत और पाकिस्तान को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करना, ये इसकी मुख्य विचारधारा थी, मुख्य मुद्दे थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा भाषा बनाना, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य था उससे 370 अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था, तो उसे समाप्त करना इसका मुख्य मुद्दा था। भारत द्वारा परमाणु हथियार बनाना, वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की जड़ें जनसंघ में ही है। फिर है स्वयं पार्टी स्थापना, नेता इसके 1959 में स्थापना हुई। सी राजगोपालाचारी के मुंशी और एन.जी. रंगा द्वारा इसकी स्थापना हुई। विचारधारा क्या थी? तो पूंजीवादी और मुक्त अर्थव्यवस्था इसकी विचारधारा थी मुख्य। यह सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, भूमि सुधार और लाइसेंस परमिट राज के खिलाफ थी। यह निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने की पक्षधर थी। अगली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके नेता के गोपालन, ए डांगे, एस नंबूदरीपाद। विचारधारा क्या थी? कि सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित थी। यह जो सोवियत संघ में साम्यवादी विचारधारा पाई जाती थी, जो कि हमने जो फर्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है सोवियत संघ के बारे में, तो उसकी विचारधारा पर आधारित थी यह पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। विभाजन कब हुआ इसका? 1964 में विभाजन हुआ। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद यह 2 भागों में बट गई, सीपीआई सोवियत समर्थक और सीपीआईएम चीन समर्थक। फिर हमारा टॉपिक 5, भारत और मेक्सिको के एकदलीय प्रभुत्व में अंतर, यानी जो भारत का एकदलीय प्रभुत्व है और मेक्सिको में एक जो एकदलीय प्रभुत्व है उसमें क्या अंतर है। तो विदेशी विचारक अक्सर भारत की तुलना मेक्सिको या अन्य देशों के एकदलीय शासन से करते थे, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। आधार को भारत का कांग्रेस में प्रभुत्व और मेक्सिको का पीआरआई। फिर है प्रभुत्व क्या है कि प्रकृति मूलतः लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित। ये जो सारणी है थोड़ा अलग लिखा है इसमें, तो यानी जो भारत की एकदलीय प्रभुत्व है वह लोकतांत्रिक के निष्पक्ष चुनाव पर आधारित है, यानी यहाँ पे चुनाव होते हैं। और एकदलीय प्रभुत्व इस प्रकार रहा कि लगातार तीन चुनावों में कांग्रेस पार्टी विजय प्राप्त हुई, इसलिए एकदलीय प्रभुत्व लोकतांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव के आधार पर रहा। और मेक्सिको में क्या होता है कि अलोकतांत्रिक और हेरफेर पर आधारित होती है, यानी जो मेक्सिको का पीआरआई जो पार्टी वगैरह कुछ भी है उसमें एकदलीय प्रभुत्व इस कारण होता है क्योंकि वहाँ अलोकतांत्रिक और हेरफेर पर आधारित जो चुनाव होते हैं वगैरह। फिर विपक्ष की स्थिति, तो विपक्ष को चुनाव लड़ने, आलोचना करने और मीडिया की पूरी आज़ादी थी। यानी हमारे भारत में जो कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ उसमें विपक्ष को, जो विपक्षी पार्टी थी छोटी छोटी, उनको चुनाव लड़ने, आलोचना करने
और मीडिया की पूरी आज़ादी है, जबकि मेक्सिको में चुनाव में धांधली, धाक धमकी और चुनावी नियमों में हेरफेर करके विपक्ष को दबाया जाता था। सफलता का आधार कि स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और जनाधार जो कि भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व, कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हुआ, और चुनावी तंत्र और सरकारी साधनों का दुरुपयोग जो मेक्सिको की पीआरआई करती है, उससे उसको एक दलीय प्रभुत्व प्राप्त हुआ। फिर इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली और तथ्य देखते हैं हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो शब्द है सुकुमार सेन, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में बनता है कि सुकुमार सेन कौन है, स्वतंत्र भारत के पहले चुनाव आयुक्त। सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत, तो एफपीटीपी भारत की चुनावी प्रणाली जिसमें कुल वोटों का बहुमत न मिलने पर भी सबसे आगे रहने वाला प्रत्याशी जीत जाता है। फिर है कांग्रेस प्रणाली, राजनीति शास्त्री रजनी कोठारी द्वारा प्रयुक्त शब्द जो कांग्रेस के भीतर ही विभिन्न गुटों के तालमेल को दर्शाता है। फिर है EMS नंबूदरीपाद 1957 में केरल में बनी दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई कम्युनिस्ट सरकार के मुख्यमंत्री थे। जब 1957 में केरल में पहली जो दुनिया की पहली लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार बनी थी वहाँ पे 1957 में, तो जो केंद्र सरकार थी भारत की कांग्रेस पार्टी, उसने अनुच्छेद 356 के तहत इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। अखंड भारत की मांग, तो भारतीय जनसंघ द्वारा भारत और पाकिस्तान को पुनः एक करने का विचार नारा जो कि भारतीय जनसंघ द्वारा दिया गया था, अखंड भारत की मांग। पीआरआई मेक्सिको की वह पार्टी जिसने लगभग 60 वर्षों तक तानाशाही हेरफेर के बल पर शासन किया। ये जो पीआरआई है मेक्सिको की पार्टी है जिसने 60 वर्षों तक तानाशाही और हेरफेर के बल पर शासन किया। तो यहाँ पे हमारा पाठ पूरा हो चुका है, हमारा अध्याय पूरा हो चुका है। सो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, कमेंट जरूर करना कि वीडियो कैसी लगी।